हेलो एंड वेलकम टू वैस आईसीएस। माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा। नाउ इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं जनरली उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करना चाहता हूं जो अभी यूपीएससी के ऑप्शनल को लेकर के डिलेमा में हैं, कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन रखें कौन सा ऑप्शन ना रखें फॉर द अपकमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन दैट इज 2024। तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को ये वीडियो एड्रेस कर रहा हूं कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल रखना चाहते हैं तो आपको उससे क्या फायदे होने वाले हैं, आपको जीएस में, आपको एसए में, आपको इंटरव्यू में किस तरीके से वहां से आपको एक्स्ट्रा माइलेज, एक एज, एक हेल्प मिलेगी। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं उन्हीं सब चीजों पर फोकस करूंगा। तो लास्ट एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों के गाइडेंस के लिए बनाया हुआ है, जिसमें मैंने ओवरलैपिंग जो है वो डिस्कशन किया था कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल जो है वो आपको कहां कहां हेल्प करता है इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज इन योर मेंस एग्जामिनेशन। ये आपको जो है वैस आईसीएस के ऐप पर, यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपको एक गाइड करेगा अगर आप ऑप्शनल यूपीएससी में पीएसआईआर को रखना चाहते हैं या आप उस पर विचार कर रहे हैं। जिन्होंने रखा भी है, जिन्होंने एकदम फाइनल कर लिया है कि नहीं पॉलिटिकल साइंस ही मेरा ऑप्शनल रहना चाहिए, तो उनके लिए भी ये है कि वो भी ये जान लें कि उनका जो ये ऑप्शनल पेपर है, ये ऑप्शनल के साथ साथ उनके पूरे इस यूपीएससी की जर्नी में कहां कहां हेल्प करता है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने लास्ट ईयर के कुछ जीएस के क्वेश्चंस एज वेल एज एसए के कुछ टॉपिक्स और लास्ट टू लास्ट ईयर के भी, मतलब 2022 के प्रश्न, 2021 के, 20 के और 2-3 साल पहले के भी क्वेश्चंस मैंने पिकअप किए हैं। आज हम लोग उसी पर डिस्कशन करेंगे और ये ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि जो मार्केट में इन जनरल एक रूमर रहता है कि पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, उस भ्रम को, उस मिथ को जो है हमें तोड़ना चाहिए। और मैं एज अ ड्यूटी भी अपनी समझता हूं एज अ टीचर कि आपको मैं सही गाइड कर सकूं। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि ऑप्शनल अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आप कितना इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ऑलरेडी आपको पता भी होगा कि इस बार का जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है 2022 का, उसमें ऑल ओवर इंडिया रैंक जो लेडी लेकर के आई हैं, उनको आपने अगर देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उन्होंने भी ऑल ओवर इंडिया रैंक जो है 1 जो हासिल की है वो पॉलिटिकल साइंस से ही किया है। और लगातार आप लास्ट ईयर के भी अगर उठाएंगे 2021 का, 2020 का भी रिजल्ट, तो आप देखेंगे कि जिन बच्चों का भी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन रहा है वो टॉप 10 में आपको मिल जाएंगे। इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं उनको, रैंकर्स में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरा ये ऑनेस्ट एडवाइस है आपको कि अगर आप अभी डिलेमा में हैं, आप सोच विचार रहे हैं, तो आपको इस ऑप्शनल के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शनल आपको नंबर ऑफ एरियाज में हेल्प करता है। तो जब कोई ऑप्शनल आपको नंबर ऑफ एरियाज में हेल्प कर रहा है तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सिलेबस बहुत बड़ा उसको कहा जाएगा कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, क्योंकि वो कई एरियाज भी तो कवर कर लेता है साइड बाय साइड। तो एट द सेम टाइम आप बहुत सारे एरियाज को साइमल्टेनियसली तैयार भी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, ये जीएस का पूछा गया एक क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आया था ये क्वेश्चन लिखने के लिए, जिसमें लिखा हुआ है, जो एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि एनालाइज द सेलियंस ऑफ द सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी vis-a-vis कास्ट, रीजन एंड रिलीजन। तो अगर आप अपना पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको कास्ट, रीजन और रिलीजन के नाम से पूरा टॉपिक पढ़ना है। आपको इंडिया में कास्टिज्म, आपको इंडिया में रीजनलिज्म, आपको इंडिया में रिलीजन एज अ टॉपिक पढ़ना है। तो अगर आपने एज अ कैंडिडेट, एज अ स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर ऑप्शन अडॉप्ट किया है, तो आपकी नॉलेज जो है इन एरियाज में रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट से बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को वहां पर इंटरप्रेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छा आंसर भी लिख पाएंगे और जीएस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा है, आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म द की एलिमेंट्स इन मेकिंग एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म। अब आप देखिए जीएस का क्वेश्चन पूछा गया है, किस लेवल का ये क्वेश्चन है। जनरली कैंडिडेट जो एक और नॉर्मल ऑप्शनल का है, उसको समझने में ये क्वेश्चन बहुत दिक्कत होगी कि एक्चुअली में एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए सेकुलरिज्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो पूछा है, उसमें पूछा है कि क्या भारतीय जो इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है उसमें टॉलरेंस, एसिमिलेशन मतलब समावेश, और प्लूरलिज्म मतलब बहुतता जो है हमारे देश में, जो डाइवर्सिटी है हमारे देश में, क्या वो की एलिमेंट्स हैं इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म के। आपको जस्टिफाई करना है अपना आंसर। तो आप जब पीएसआईआर ऑप्शन लेते हैं और अगर आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो आप बहुत लार्ज स्केल पर, आप एक वास्ट स्केल पर आप सेकुलरिज्म के टॉपिक को पढ़ते हैं, जो जनरली हम लोग जीएस में उतना वास्ट नहीं पढ़ते, क्योंकि जीएस में हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। तो सेकुलरिज्म टॉपिक प्रियम्बल में आता है, तो हमने एक सेकुलरिज्म की परिभाषा देख ली, इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म देख लिया,
उसी से अपना जीएस में मानते हैं काम हो जाता है प्रीलिम्स और मेंस में। लेकिन जिस लेवल पे जीएस के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, जो उनका जो है एक तरीके से स्टैंडर्ड है वो इतना हाई हो गया है कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए, थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, तब आप इस लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी सेकुलरिज्म पे अच्छी पकड़ है, अच्छी नॉलेज है, अच्छा आपका एनालिसिस है, तो ही आप बता पाएंगे कि टॉलरेंस, एसिमुलेशन और प्लूरलिज्म जो है वो कैसे इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म के की एलिमेंट्स हैं। तो यहां पे आपको प्लूरलिज्म भी पता होना चाहिए। और आप देखिए आपके पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में प्लूरलिज्म पढ़ा जाता है, पूरा एक टॉपिक है सिलेबस में दिया हुआ। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट ऐसा जो आपके नंबर ऑफ एरियाज को कवर कर देता है। तो इस वजह से जो ओवरलैपिंग है इसकी, वो इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं प्रूफ करना चाहता हूं, जो मैंने लास्ट अपने वीडियो में दिखाया था कि ऑन एन एवरेज लगभग 8 to 900 प्लस मार्क्स और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जो वो कवर कर देता है। तो ये उस वीडियो का एक तरीके से कंटिन्यूएशन है, जहां मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि कैसे ये आपको उतने नंबर्स गेन करने में हेल्प करेगा और आपको एक रैंकर की पोजीशन में डालता है ये ऑप्शनल। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया that you have to analyze the relationship between globalization and new technology in the world of scarce resources with special reference to India। अब यहां पर ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी के बीच में आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है, उस पर आपको आंसर लिखना है। तो आपका देखिए एक टॉपिक ग्लोबलाइजेशन हो गया, एक टॉपिक न्यू टेक्नोलॉजी हो गया। तो ग्लोबलाइजेशन भी पूरा एक डिफरेंट कह लीजिए या एक सेपरेट टॉपिक कह लीजिए जो आपके ऑप्शनल में है। आपको भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है, तो उससे आपका ये क्वेश्चन भी हेल्प करता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर आप देखें बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी से आया। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट केस। अब बताइए ये क्वेश्चन जीएस में पूछा है यूपीएससी ने, किस लेवल का क्वेश्चन है, कितना स्टैंडर्ड है इस क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन है अलग अलग लॉज के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, उस पे आपको लाइट फोकस करनी है, उस पे आपको आंसर लिखना है अपना। तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन आपको पता होना चाहिए, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आपको पता होने चाहिए। और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को अलग मतलब एक टॉपिक ही है इन्वायरमेंट, तो हम लोग पीएसआईआर ऑप्शनल में भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो जनरली क्लासेस में तो मैं ये क्वेश्चंस बच्चों को कराता ही हूं, जिससे उनको जो है ऑप्शनल के थ्रू उनका जीएस जो है वो भी थोड़ा जो है कवर होता रहे साइड बाय साइड। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरी अभी फिलहाल क्लास में नहीं है, वो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं उनकी भी प्रिपरेशन में मैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकूं, हेल्प कर सकूं। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं बना रहा हूं। ना फिर देखिए जीएस का एक क्वेश्चन है, नो राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजंस बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ओके, ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है पॉलिटी से। तो पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी तो आपका लगभग प्रीलिम्स और मेंस में पूरा ही कवर हो जाता है, तो आपको सेपरेटली जो है वो पॉलिटी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्वेश्चन आपका इजीली कवर हो जा रहा है। फिर देखिए आप टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन एज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट। ये पंचायती राज से क्वेश्चन आया है, डिसेंट्रलाइजेशन से क्वेश्चन आया, ये भी आपके पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में कवर होता है। फिर आपका वाइस प्रेसिडेंट, द रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी है। तो ऐसे तमाम एरियाज हैं, तमाम क्वेश्चंस हैं जो आपको इजीली कवर हो जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिस्कस करनी है, उसको पढ़ना होता है। तो आप देखिए यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो ये भी आप बड़ा इजीली इसको आप लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इफ यू आर हैविंग पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल। तो ऐसे आपको तमाम पॉलिटी के क्वेश्चंस दिखेंगे जो आप बड़े इजीली और बहुत कॉन्फिडेंट लेवल से आप अपने आंसर्स को और बहुत सेफली आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। फिर आप देखें इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन द रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन द लाइट ऑफ प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। ना ये कहीं ना कोई क्वेश्चन जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड है, आईआर से रिलेटेड है। तो हम लोग जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो उसमें इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज पढ़ना है। तो इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री है तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया श्रीलंका, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश, ये सारे एरियाज हम कवर करते हैं। तो अब आप अगर आप इंडिया श्रीलंका पढ़ रहे हैं तो अभी हाल ही के दिनों में जो श्रीलंका के हालात रहे, इकोनॉमिकल क्राइसिस से जो श्रीलंका गुजरा, तो उस चीज का एनालिसिस करना, उस टॉपिक का एनालिसिस करना, उस पर नॉलेज गेन करना अगर आपका ऑप्शनल है तो आपकी बहुत अच्छी पकड़ उस पर बन जाती है। तो वो जो पकड़ आपने बनाई है अपनी ऑप्शनल से, उस नॉलेज का यूज आप जीएस के आंसर में करने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरे
जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके कंपैरिजन में आपको जीएस में बेटर नंबर मिल जाता है। फिर आप देखिए ये भी एक आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी और आईआर पूरा का पूरा कवर हो जाता है, आपको अलग से पढ़ना नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब यहाँ पे है, डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क? ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी, ये टॉपिक ऑलरेडी जब हम लोग आईआर डिस्कस करते हैं क्लास में तो मैं इसको बताता भी हूं, क्योंकि बिम्स्टेक को एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में देखा जाता है सार्क के। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको पढ़ने हैं, बिम्स्टेक है, सार्क है, आसियान है, यूएनओ है, तमाम संगठन, एससीओ है, इससे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी एक एरिया है जो आप पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शन में कवर कर लेते हैं। फिर आप देखिए ये भी आपका पॉलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 से आया है। तो आप सिलेबस देखेंगे उसमें साफ साफ आपको ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 पढ़ना है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन की लेंथ आप देखिए, तो एक नॉर्मल जीएस का जो कैंडिडेट होगा, एक नॉर्मल जो बच्चा एग्जाम दे रहा है, तो इस क्वेश्चन को ही समझने में उसको प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपका ऑप्शनल है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन देखिए ये गवर्नर से आया हुआ है क्वेश्चन। तो पॉलिटी का जो एरिया है वो बहुत इजीली आप उस पर अपनी कमांड बना सकते हैं। ये देखिए नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और रीजनल पार्टीज से आया है। तो पॉलिटिकल साइंस में पार्टी सिस्टम पढ़ना है, हमारे देश में पार्टी सिस्टम कैसा है, रीजनल पार्टीज कैसे आई, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनती हैं, कौन कौन सी हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। फिर आप देखें ये क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर थ्रू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। तो भारत और फ्रांस के जो राष्ट्रपति है वो कैसे चुने जाते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को आप जीएस में एग्जामिनर पूछ रहा है, तो अब तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो डिफरेंट वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़े जाते हैं पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल में। डिफरेंट जो है अलग अलग देशों के गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होती है, कैसे गवर्नमेंट काम करती है, वो सारी चीजों को भी देखा जाता है। तो वो टॉपिक आपको यहाँ पर हेल्प करता है। Now, besides the welfare scheme, India needs debt management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged section of the society. तो जब पॉलिटिकल साइंस में आप देखेंगे a little bit of इकोनॉमी भी है आपका, जिसमें हम लोग प्लानिंग वगैरह पढ़ते हैं, नेहरू वन प्लानिंग वगैरह पढ़ते हैं, या आपका जो नीति आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो वो जो एक एरिया है इकोनॉमी वाला, वो आपको कहीं ना कहीं जीएस में जो इकोनॉमी का सेक्शन आता है कुछ हद तक वहां पे भी हेल्प कर जाता है। मैं ये नहीं कहता बहुत ज्यादा इकोनॉमी में हेल्प करता है, लेकिन हाँ कुछ लेवल पर आपकी अंडरस्टैंडिंग औरों के कंपैरिजन में अच्छी बन जाएगी। फिर आप देखिए ये भी आपका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन से है ना। नाउ दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आईआर से रिलेटेड है। आप देखिए I2U2 दैट इज इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। अब ये लगातार जो है करंट में बना हुआ था। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है आपका, तो ऑलरेडी आप करंट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आईआर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली आप आंसर दे सकते हैं। फिर इस तरीके से देखिए आप, क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, डिस्क्राइब ब्रीफली इंडियाज चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। तो पॉलिटिकल साइंस में इन्वायरमेंटल टॉपिक्स हैं, मैंने आपको बताया, तो उसमें आपके क्लाइमेट चेंज वगैरह के टॉपिक्स भी कवर होते हैं। तो वो एरिया आपकी यहाँ पे देखिए हेल्प कर रहा है। फिर गुड गवर्नेंस का टॉपिक है, ये भी कहीं ना कहीं आपके ऑप्शनल से कवर अप हो जाएगा। फिर एथिक्स, मैंने जो ओवरलैपिंग वाला वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको बताया है कि जो आपका एथिक्स का पेपर होता है जीएस पेपर नंबर 4, वो भी बहुत हद तक आपके ऑप्शन से कवर हो जाता है, क्योंकि वहां कोटेशन वाइज थिंकर्स, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब आप देखिए ये एथिक्स का क्वेश्चन है, अब इसे पूछा गया एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। मतलब एथिक्स का मतलब है आप वो अंतर जाने, आप उन दो बीच के अंतर में जाने कि व्हाट यू हैव द राइट टू डू, आपके पास कौन से अधिकार है, आपके पास क्या करने का अधिकार है, एंड व्हाट इज राइट टू डू, और मतलब क्या सही करना है। तो व्हाट यू हैव द राइट टू डू मींस आपके पास क्या करने का अधिकार है, व्हाट इज राइट टू डू, क्या सही है करना। तो इन दो के बीच का जो अंतर है वही एथिक्स कहलाता है। तो कहीं ना कहीं ये राइट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, अधिकार के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब आप एथिक्स पढ़ते हैं तो आप डिफरेंट थिंकर्स पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस के, प्लेटो हैं, आप एरिस्टोटल है, आप गांधीयन है थॉट्स, अंबेडकर थॉट्स हैं, तमाम ऐसे ऐसे बड़े बड़े फिलोसॉफिकल थिंकर्स आपको पढ़ने हैं, ऐसे बड़े बड़े पर्सनालिटीज को पढ़ना है जिन्होंने वर्ल्ड को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो उनकी बातों से ही रिलेटेड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको उस पर्सनालिटी की थिंकिंग पता है, उसकी फिलॉसफी पता है, तो ही आप आंसर लिख सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को लिखते समय अगर आप एक दो कोटेशन का, एक दो थिंकर्स का यूज कर लेते हैं जिन्होंने राइट्स पर बोला है, अधिकारों पे बोला है, तो आपके नंबर और अच्छे आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शनल आपको एथिक्स में भी हेल्प करता है ना। देखिए ये क्वेश्चन आपका एक केस स्टडी आया है एथिक्स में, आपको पता है कि केस स्टडी भी आता है। अब ये रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है।
तो रशिया यूक्रेन वॉर आप एज अ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आप आईआर में कह लीजिए या करंट अफेयर्स में कह लीजिए, आपको स्टडी करना ही करना है। अब इसमें जो एथिकल इशू है, जो एथिकल एंगल है, तो अगर आपको रशिया यूक्रेन वॉर की एबीसीडी पता है, उसके कारण पता है, उसके रीजंस पता है, तो आप कहीं ना कहीं इस केस स्टडी को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आप सटीक आंसर दे सकते हैं। नो जैसे जीएस के तमाम पेपर्स को कवर करता है ये ऑप्शनल, हिस्ट्री के भी कई ऐसे एरियाज हैं, कई क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑप्शनल से कवर होते हैं, अभी मैं उस पर भी डिस्कशन करूंगा। इसी तरह से आपका ऑप्शनल इससे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर ऑफ ऐसे एरियाज हैं पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक से जहां से निबंध इससे आपसे यूपीएससी पूछता है। जैसे आप देखें डेमोक्रेसी से कॉन्टिन्यूअसली, आप देखें डेमोक्रेसी से लास्ट कई ईयर्स के मैंने टॉपिक्स निकाले हैं जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड आए हैं। अब ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आप तभी कर पाएंगे जब आप इन टॉपिक्स पर अच्छी पकड़ रखते होंगे, और इससे लिखना मतलब इट्स नॉट सो इजी, क्योंकि उसमें रिदम, उसमें इंटरकनेक्शन, वो आपकी थिंकिंग, आप किस लेवल पे जाकर के सोचते हैं, कितने क्रिएटिव हैं आप, इस सारी चीजों की चेकिंग जो है वो निबंध से इससे एग्जामिनर करता है। तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड ये टॉपिक्स देखिए कितने सारे डेमोक्रेसी से रिलेटेड आए हैं। इन क्वेश्चंस के इन टॉपिक्स पे आप आंसर या निबंध आप लिख पाएंगे बहुत इजीली और बहुत ही कंफर्ट जोन में रहते हुए, जब आपका यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है। क्योंकि डेमोक्रेसी वगैरह टॉपिक तो बहुत कॉमन है जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, लोकतंत्र पूरा एक टॉपिक ही है जो आपको पढ़ना है अपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में। तो वो आपका कहीं ना कहीं एक माइंड का जो एनालिटिकल पावर होती है उसको वो डेवलप कर देता है, तो आप निबंध अच्छे लिख ले जाते हैं। अब देखिए ये गांधीयन थिंकिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप समझ रहे हैं, ये गांधीयन थिंकिंग से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गांधीजी's व्यू ऑन द मैटर एक्सप्लोर ऑन एन इवोल्यूशनरी स्केल द टर्म, जो स्वाधीनता, जो स्वराज, जो धर्म राज्य जो है गांधीयन टर्म्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। क्रिटिकली कमेंट ऑन देयर कंटेम्पररी रेलेवेंस ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, तो गांधी जी के व्यू का इंडियन डेमोक्रेसी से आज क्या कंटेम्पररी रेलेवेंस है, तो आपको गांधीज्म पता होना चाहिए, गांधी जी का स्वराज क्या था, गांधी जी का राम राज्य क्या था, उनकी ट्रस्टीशिप की पॉलिसी क्या थी, सत्याग्रह क्या था, तब आप कहीं जाकर के इस लेवल के क्वेश्चन जो है आप लिख पाएंगे। क्योंकि जीएस में भी यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है उसका बहुत अच्छा लेवल रहता है। ओके, नाउ अब ये देखिए आपका, इज द कॉलोनियल मेंटालिटी हिंडरिंग इंडिया सक्सेस, नो मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट। ओके, अब अगर हम ये देखें, ये जो निबंध से प्रश्न आए हैं, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट। अब इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट ये इंटरनल सिक्योरिटी में हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट्स या बॉर्डर मैनेजमेंट पढ़ते हैं। तो आपका जो ऑप्शनल है, आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, जब हम लोग उसमें आईआर पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमें पढ़ने हैं। जैसे इंडिया का पाकिस्तान के साथ क्या बॉर्डर डिस्प्यूट है, इंडिया का नेपाल के साथ, इंडिया का चाइना के साथ, इंडिया का बांग्लादेश के साथ, तो कैसे मैनेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को, और उसमें क्या मुश्किलें सरकार को आ रही हैं। इट्स अ कॉम्प्लेक्स टास्क एग्जामिनर आपसे कह रहा है लिखने के लिए, तो वो सब चीजें आप वहां पर नॉलेज गेन कर लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होता है आंसर देने में। अब देखिए फेडरलिज्म से डिसेंट्रलाइजेशन से क्वेश्चन आया, पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक ही है फेडरलिज्म डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नाउ यू कैन हैव अ लुक, इतने सारे देखिए टॉपिक्स जो हैं, ये पंचायती राज से देखिए निबंध आया, इज ऑटोनॉमी द बेस्ट आंसर टू कॉम्बैट बाल्कनाइजेशन, तो राज्यों को जो ऑटोनॉमी की डिमांड होती रहती है, क्या वो बाल्कनाइजेशन को रोकने का एक बेहतर विकल्प हो सकता है, राज्य को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। तो ये सारे वो डायमेंशंस हैं जो हम लोग ऑप्शनल में कवर करते हैं। फिर ये देखिए स्मॉल स्टेट्स, तो राज्य, भारत में राज्य कैसे बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस क्या क्या है, क्या अधिक राज्य होने अच्छे हैं, क्या छोटे राज्य होने अच्छे हैं, या बड़े राज्य होने अच्छे हैं, ये वो एरिया है जहां से क्वेश्चन बना है। नॉसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स इन अ फेडरल सिस्टम इन अ फेडरल इंडिया, तो राज्यों के बीच में वाटर डिस्प्यूट चलता है, तो आपका ऑप्शनल में पूरा टॉपिक ही है वाटर डिस्प्यूट। जब आप पढ़ते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे या फेडरलिज्म जब पढ़ेंगे तो आपको वाटर डिस्प्यूट्स पढ़ने हैं। तो जीएस में हम लोग इसको बहुत छोटे लेवल पढ़ते हैं, ऑप्शनल में हम लोग अपना जो एरिया है, जो दायरा है, उसको बढ़ाते हैं, तो वो आपको हेल्प कर जाता है। फिर देखिए जुडिशरी से, जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडियन डेमोक्रेसी, जस्टिस मस्ट रीच द पुअर, तो ये वो जीएस निबंध के हिस्से के टॉपिक्स हैं। फिर आप देखिए मीडिया और सोसाइटी से क्वेश्चन पूछा गया है, मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिसयूज ऑफ फ्रीडम इन इंडिया, ठीक, मास मीडिया एंड कल्चरल इन्वेजन, तो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको इंटरप्रेट करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, रोल ऑफ मीडिया इन गुड गवर्नेंस। तो ये ऑप्शनल आपको इन सारे एरियाज पर अच्छी नॉलेज दे देता है। ओके, इज स्टिंग ऑपरेशन एंड इन्वेजन ऑन प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी कितना बर्निंग टॉपिक रहता है, कुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कहा। तो क्या स्टिंग ऑपरेशन जो है वो प्राइवेसी के ऊपर एक अटैक है, अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है? तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनका आप निबंध लिख सकते हैं इफ यू आर हैविंग दिस ऑप्शनल। फिर इन्वायरमेंट से, अर्बनाइजेशन से इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलते हैं। तो इन्वायरमेंट है, ये भी एक आपका मैंने बताया आपको टॉपिक है आपके ऑप्शनल पेपर में। फिर आप देखिए वुमेन, महिलाओं से रिलेटेड, तो फेमिनिज्म आपको पढ़ना है, ऑप्शनल में एक टॉपिक ही है फेमिनिज्म। ना फेमिनिज्म आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको तमाम डायमेंशंस पता चलते हैं रिलेटेड टू फीमेल। आप देखिए द न्यू इमर्जिंग वुमेन पावर, द ग्राउंड रियलिटीज, ग्रेटर पॉलिटिकल पावर अलोन विल नॉट इंप्रूव वुमेन्स फ्लाइट। ठीक, now woman is God's best creation, woman empowerment alone cannot help our women। तो जो महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं, जो नारीवादी आंदोलन है, जो नारीवाद है, फेमिनिज्म है, ये सब आप इन जनरल हम लोग जीएस में इसको बस देख लेते हैं, इधर उधर कहीं टच कर लेते हैं, बहुत डिटेल में हम इसको स्टडी नहीं करते। लेकिन ऑप्शनल में हम इसको बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक में हमारी नॉलेज औरों की तुलना में बेहतर हो जाती है। तो हमें ऐसे टॉपिक्स को डील करने में बड़ा आसानी फील होती है, बहुत इजीनेस आता है। फिर मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन है, तो आप ग्लोबलाइजेशन से देखिए तमाम आपको निबंध ऐसे के टॉपिक जो है ग्लोबलाइजेशन से मिलेंगे, तो वो आपको बड़ा जो है हेल्प करेगा ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक्स लिखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन कल्चर। तो डिफरेंट एंगल्स जो होते हैं वो आपके ओपन हो जाते हैं, अलग अलग डायमेंशन से आप अपने टॉपिक को कवर करते हैं। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से देखिए को निबंध आया है लिखने के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएनओ रिफ्लेक्ट्स प्रेजेंट रियलिटीज, इंडियाज रोल इन प्रमोटिंग आसियान कोऑपरेशन। नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप ऑप्शनल का सिलेबस देखें तो आपको उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक मिलेगा, यूएनओ, रिफॉर्म इन यूएनओ, इंडियाज रोल, इंडियाज डिमांड, फिर आसियान, सार, डब्ल्यूटीओ, तमाम ऐसे एरियाज हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हमें पढ़ने हैं। जैसे नैम है, फॉरेन पॉलिसी में जब हम पढ़ते हैं तो नैम हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो देखिए हैज नैम लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो नैम ने क्या अपनी प्रासंगिकता मल्टीपोलर वर्ल्ड में खो दी। ये ऑलरेडी एक जनरल सा टॉपिक होता है, नैम को डिस्कस करते ही समय रेलेवेंस ऑफ नैम, क्या भारत की मतलब नैम की क्या प्रासंगिकता रह गई है, उसी से रिलेटेड एग्जाम ने आपसे निबंध पूछ दिया, इससे पूछ दिया। फिर आप देखिए सिक्योरिटी से रिलेटेड, नॉट टेररिज्म, है ना, आर वी आर सॉफ्ट स्टेट, क्लियर। तो ये वो एरियाज है। फिर देखिए टेररिज्म पे क्वेश्चन आ गया ना, नो गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। तो ये वो एरियाज है, वो टॉपिक है जो हम लोग अपने ऑप्शनल में भी कवर करते हैं। तो इस वजह से ये ऑप्शनल जो है वो आपको हेल्प कर जाता है। फिर मैंने आपसे बताया कि देखिए हिस्ट्री का भी एक एंगल जो है कुछ कवर हो जाता है आपके पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में। जो मॉडर्न इंडिया का टाइम पीरियड है, आपका पूरा हिस्ट्री का टाइम फ्रेम है, गांधीज्म, ठीक है, कांग्रेस, राइज ऑफ कांग्रेस, प्लस गांधी के नेशनल मूवमेंट्स जितने रहे, रिवोल्यूशनरी फेज जो रहा, वहां से आपके क्वेश्चन जो है आपको जीएस में भी हेल्प कर देते हैं। Now, to what extent did the role of moderate faith prepare a base for the wider freedom movement? तो आपको ये मॉडरेट का रोल एनालाइज करना है, मतलब कांग्रेस में जो मॉडरेट्स थे उनका रोल आपको एनालाइज करना है। तो हिस्ट्री वाला भी कुछ एरिया है जो वहां से कवर हो जाता है। फिर आप देखिए महात्मा गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स रहे उस पर आपको आंसर लिखना है। तो हिस्ट्री वाला जब एरिया पढ़ा जाता है तो उसमें गांधी जी के रोल, गांधी जी का सत्याग्रह, गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस पर भी स्टडी होती है, इस पर भी इन सब चीजों को भी एनालाइज किया जाता है। तो हिस्ट्री वाला भी एरिया जो है वो ठीक ठाक एक मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट है वो आपका कवर हो जाता है जीएस के मेंस के पेपर में। फिर आप देखें देयर अरोज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर। अब आप देखिए ये क्वेश्चन जीएस में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन ही करने में अपने आप में एक चैलेंज है। अब दो विश्व युद्ध के बीच में किस तरीके से सीरियस चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो जन्म लेता है, इस पर आपको एनालिसिस करना है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शनल अगर आपका है पॉलिटिकल साइंस तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे, दे सकते हैं। सो इस तरीके से आप देखिए तमाम ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपका ऑप्शनल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो ऑप्शनल आपका ये कवर कर लेता है। फिर आप देखिए क्वेश्चन और है, हेट्रेड इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ पर्सन्स विजडम and concise that can poison a nation's spirit. Now, do you agree with this? You justify your answer.
तो ये थोड़ा सा आपका एक एथिकल एरिया को लेते हुए क्वेश्चन पूछा गया। नाउ देखिए क्वेश्चन रिलेटेड टू बुद्धिज्म, व्हाट टीचिंग ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रेलेवेंट टुडे एंड व्हाई। तो बुद्धिज्म पूरा टॉपिक ही है बुद्धिज्म। नाउ व्हाट आर द मेन फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो आपको जब हम लोग फेमिनिज्म वगैरह पढ़ते हैं, जब जेंडर इश्यूज पढ़ते हैं अपने ऑप्शनल में, तो जेंडर इनइक्वालिटी भारत में क्यों है, या जब इक्वालिटी वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें भी जेंडर इनइक्वालिटी पर डिस्कशन होता है। तो ये देखिए बुद्धिज्म से, जेंडर इनइक्वालिटी से, फेमिनिज्म से लगातार आप देख रहे हैं क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आपके एरिया में या आपके जीएस के एरिया में ये सारी चीज जो है वो कवर हो जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि जो कोटेशन वाइज क्वेश्चन आते हैं, जैसे द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर, महात्मा गांधी ना। अ सिस्टम ऑफ मोरालिटी which is based on relative emotional values is a mere illusion, a thoroughly vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true. Now Socrates। तो ये जो quotation wise क्वेश्चन है, तो हमको जितने भी philosophical quotations होते हैं या जो भी ये महान दार्शनिक है, थिंकर्स है, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो सोक्रेट्स हो, चाहे प्लेटो हो, चाहे एरिस्टोटल हो, ये पूरा अपना सिलेबस ही, अपने सिलेबस में इसको कवर किया जाता है। तो वो एरिया भी आपका यहाँ से कवर हो जाता है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल सिविल सर्विसेज में बहुत एक सेफर ऑप्शनल के तौर पर देखा जाता है, और लगातार रैंकर्स जो है यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी अपना माइंड सेटअप कर रहे हैं यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए इन 24 या इन 25, और वो अभी इस डिलेमा में है विच ऑप्शनल टू अडॉप्ट, कौन सा ऑप्शनल हम लें या कौन सा ऑप्शनल हम ना लें। तो फॉर दोज स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल एंड इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप जब भी अपना कोई भी ऑप्शनल आप एनालाइज कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि आपका ऑप्शनल जो है वो आपके प्रिपरेशन में कहाँ कहाँ हेल्प करता है, जिससे साइमल्टेनियसली आप कम मेहनत में अच्छा आउटपुट ला सके। अल्टीमेटली योर एम इज टू गेट सिलेक्शन, क्लियर। तो आप ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करें जो आपकी तमाम मुश्किलातों को, तमाम दिक्कतों को दूर कर सके और तमाम एरियाज में आपकी हेल्प करे, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाए हर एक टॉपिक के बारे में। तो उस पर्पज से या उस जो है डायमेंशन से अगर आप देखेंगे, तो मेरी राय में पॉलिटिकल साइंस इज द सेफेस्ट ऑप्शनल फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। और लगातार आप देख रहे हैं कि रैंकर्स पे रैंकर्स जो है ये ऑप्शनल प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। लास्ट ईयर भी ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन से ही रहा। तो आपको डरने की या ऐसा किसी बात की टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के आप ये ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। और मैं एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, मैं आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।